Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में बहुत एक हम ऐसा डिस्कस करेंगे जिससे हमारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जो डाउट होते हैं वो क्लियर हों। और सॉइल फर्टिलिटी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन चेंज होता है प्लांट के अंदर और उसके साथ कुछ उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स को हम पढ़ते हैं लेकिन इनके टर्म्स हमको बड़े कंफ्यूज करते हैं और जब एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम इनको चूज़ करते हैं इस पे या जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका सही आंसर ऑप्ट करने में हमको परेशानी होती है, क्योंकि ये ऐसा होता है क्योंकि हम उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं रहती और डाउट्स रहते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को डाउट्स को समझेंगे और अपना कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि ये एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी क्या है। देखिए, जब न्यूट्रिएंट अप्लाई किया जाता है सॉइल में तो प्लांट उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं और जब एब्जॉर्प्शन करते हैं तो न्यूट्रिएंट की अमाउंट प्लांट के अंदर बढ़ती है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सीड सेटिंग होती है। लेकिन वही न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर कम हो जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा और न्यूट्रिएंट कंटेंट अगर काफ़ी कम है तो फिर उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होते हैं और डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। तो इन्हीं के साथ कुछ टर्म होती हैं जिसको आज हम सीखेंगे कि स्टीनबर्ग इफेक्ट क्या होता है, हिडन हंगर क्या होती है, डाइल्यूशन इफेक्ट क्या है और लग्जरी कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो आपको ये टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए और विद द ग्राफ हम सीखेंगे, ग्राफ के साथ इसका हम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं। तो देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि हम अगर न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं तो यील्ड क्या होगी। जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे यील्ड लेवल बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ परसेंटेज ऑफ यील्ड और ये 100% यील्ड है और ये 0% यील्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट, इसको हम ले लें एक्स एक्सिस पे। तो देखिए, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा, हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे, यील्ड बढ़ेगी और फिर यील्ड एक लेवल पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा कि इस तरह से यील्ड बढ़ेगी और फिर एक लेवल पे आने के बाद ये डिक्लाइन होने लगेगी। तो ये जो लेवल है ये मान लीजिए ये पहुंच गया हमारा 100% पे पहुंच गया है। ये इसको यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, यहाँ से हटा करके। तो ये लेवल 100% यील्ड की आ गई है और ये जो लेवल है उसके बाद न्यूट्रिएंट हम फिर भी दिए जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, उसके बाद टॉक्सिसिटी डेवलप होगी और फिर ये यील्ड रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल ग्रोथ कर्व है या नॉर्मल यील्ड ग्रोथ तो नहीं, हम इसे यील्ड कर्व बोलेंगे। ग्रोथ कर्व तो सिग्मोइड रहता है कि जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं प्लांट में और यील्ड का लेवल क्या हो रहा है। तो देखिए कि जब न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है तो यील्ड भी कम है, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है यील्ड भी बढ़ती जा रही है। फिर एक लेवल के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ और इस लेवल तक ये यील्ड देखिए बढ़ रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है, यहाँ तक यील्ड बढ़ी है और यहाँ तक देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा और यहाँ जो है यील्ड में रिडक्शन हो रहा है। तो जो ये जोन है, इस जोन को हम बोलते हैं डेफिशिएंट जोन। तो इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, डेफिशिएंट जोन यहाँ तक हो गया। फिर ये सफिशिएंट जोन हो गया जहाँ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है, ये जोन सफिशिएंट जोन हो गया, मैं इसको जोन 2 बोल सकता हूँ। और ये जो थर्ड जोन है, यहाँ देखिए यील्ड रिडक्शन स्टार्ट हुआ, ये टॉक्सिसिटी हो गई, टॉक्सिसिटी। तो ये टॉक्सिसिटी यहाँ पे थर्ड जोन में है। तो फर्स्ट जोन में देखते हैं हम डेफिशिएंसी है, सेकंड जोन में सफिशिएंसी है और थर्ड जोन में टॉक्सिसिटी है। ये एक नॉर्मल कर्व है जो यील्ड का प्लांट न्यूट्रिएंट के कंटेंट के साथ। तो ये आपको पहले 3 टर्म समझनी पड़ेंगी। डेफिशिएंट वो जोन होगा कि जब हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं तो यील्ड बढ़ती है। और डेफिशिएंसी को भी हम 2-3 पार्टों में बांट सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक जो है सीवियर डिफिशिएंसी हम कह सकते हैं, यहाँ पे सीवियर है डिफिशिएंसी, या हम एक्यूट डेफिशिएंसी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है।
ये मॉडरेट हम कह सकते हैं कि यहां पे मॉडरेट डेफिशिएंसी हो रही है इस जोन में, यहां पे मॉडरेट है ये। और यहां पे देखिए डेफिशिएंसी तो है लेकिन यील्ड में बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं है, तो ये लेवल ट्रांजिशन जोन कहलाता है या क्रिटिकल लेवल कहलाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल लेवल, क्रिटिकल लेवल फॉर डेफिशिएंसी। इसी तरह से इस लेवल के बाद टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, इसको भी हम कह सकते हैं क्रिटिकल लेवल फॉर टॉक्सिसिटी। ये टर्म्स आप देखते चलिए, क्रिटिकल लेवल फॉर टॉक्सिसिटी। तो क्रिटिकल दो के लिए होगा, एक तो डेफिशिएंसी के लिए होगा कि जिससे नीचे, क्रिटिकल लेवल वो लेवल है कि जिससे नीचे यील्ड रिडक्शन स्टार्ट होता है, और टॉक्सिसिटी लेवल, क्रिटिकल लेवल वो है कि जिससे ज्यादा न्यूट्रिएंट देने पे फर्दर यील्ड में रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो देखिए जो एक्यूट लेवल है, बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम है, तो इसी जोन में यहां पे क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे यहां पे इस जोन में आएंगे, और जब हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर देंगे यील्ड बढ़ेगी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। लेकिन देखिए ये जो जोन है याला, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, जो क्रिटिकल लेवल के पास में जोन है, ये जोन ऐसा है कि इस जोन में देखिए यहां क्रिटिकल थोड़ा सा नीचे देखिए, क्रिटिकल से यहां पे देखिए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। अगर हम यहां न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यील्ड बढ़ेगी, लेकिन इस जोन में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं करता है। तो ये एक ऐसा एरिया है ग्राफ में कि जहां डेफिशिएंसी तो है न्यूट्रिएंट की, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। इससे नीचे डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है। तो इसका मतलब कि प्लांट को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं, वो न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, तो यील्ड रिस्पॉन्स अब मिलता है, मतलब यील्ड बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो ऐसे जोन को कि जहां न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो अपीयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करें तो यील्ड बढ़ेगी। अब हम फील्ड में जाएं और हम देखें कि भाई कोई येलो नहीं हो रही है, कोई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सपोज मान लो हमें कोई नजर नहीं आ रही, प्लांट ग्रीन है, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं येलो होना लीफ का, वो हमें नजर नहीं आ रही है, तो हम सोचेंगे कि क्रॉप सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन अप्लाई करें और फिर ग्रोथ हो जाए, तो इसका मतलब कि पहले स्टेज में क्रॉप में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी। अब अगर हमें दूसरा केस देखें कि हमें लीफ ग्रीन नजर आ रही है और हम नाइट्रोजन अप्लाई करें और ग्रोथ ना बढ़े, तो इसका मतलब वहां क्या है, सफिशिएंट था। तो अब यह हमें पता नहीं चल पाता है इन जनरल कि अगर ग्रीन है लीव्स, शो नहीं कर पा रहा है सिम्टम्स को, लेकिन डेफिशिएंसी है वहां, तो अगर न्यूट्रिएंट हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यील्ड बढ़ेगी, और अगर सफिशिएंसी है तो नहीं बढ़ेगी। तो एक जोन, ऐसा नैरो जोन होता है यहां पे कि जिसमें डेफिशिएंसी तो है लेकिन सिम्टम शो नहीं करता, इसको बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर, हिडन मतलब छुपा हुआ, हंगर मतलब भूख। पौधे में हंगर है, भूख है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, लेकिन हिडन है, छिपी हुई है, वो शो नहीं कर रहा है। पौधा अपना, प्लांट्स जो है अपनी जो हंगर कैसे शो करते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम से शो करते हैं। लेकिन यहां ये जोन, ये ऐसा है, क्रिटिकल लेवल के पास है, ये क्रिटिकल लेवल से थोड़ा सा बिलो है, और क्रिटिकल लेवल को भी थोड़ा सा कवर करता है कि जब न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो नहीं करेगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज हिडन हंगर। सो हिडन हंगर इज दैट न्यूट्रिएंट लेवल इन द प्लांट at which plants do not show deficiency symptoms, but when we apply the nutrient then there is yield response, yield बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है। तो जरूरी नहीं कि प्लांट्स जो है डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है तभी उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अगर शो नहीं कर रहा है तो भी उसमें डेफिशिएंसी है। उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हिडन हंगर क्या है। तो अब आपको समझ गए होंगे कहां होगा, ये क्रिटिकल रेंज के पास होगा, ये है हिडन हंगर जोन। और क्रिटिकल लेवल क्या है, क्रिटिकल लेवल वो लेवल होता है कि जिससे नीचे जाने पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शो होती है और ऊपर जाने पे सफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। इसको हम ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हैं क्रिटिकल लेवल को। अब देखिए क्रिटिकल लेवल फॉर टॉक्सिसिटी। अब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं, देखिए न्यूट्रिएंट कंटेंट, यहां पे हम देखें न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है, यहां से यहां तक हम चल रहे हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन यील्ड नहीं बढ़ रही है, यील्ड यहीं पे मेंटेन है, 100% मेंटेन है। और इस लेवल के बाद फिर इस जोन के बाद यहां से यील्ड डिक्लाइन कर रही है। तो अब न्यूटन ने है टॉक्सिसिटी शो की। अब टॉक्सिसिटी क्यों शो करेगा,
हाई कंसंट्रेशन हो जाता है वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म में, तो टॉक्सिसिटी शो करता है, या इसका जब हाई कंसंट्रेशन हो जाए किसी न्यूट्रेंट का तो दूसरे न्यूट्रेंट के कंसंट्रेशन को डिप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करता है, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी शो करता है। तो टॉक्सिसिटी दो रीजन से हो सकती है, एक तो न्यूट्रेंट के इटसेल्फ हाई कंसंट्रेशन हो गया हो, या वो किसी न्यूट्रेंट पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर रहा हो उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके ट्रांसलोकेशन में, या मेटाबॉलिज्म में। तो ये देखिए जैसे न्यूट्रेंट कंटेंट बढ़ाते जाएंगे एक लेवल के बाद यील्ड रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम नाइट्रोजन देते जाएं, बढ़ाते जाएं तो यील्ड बढ़ेगी, फिर एक लेवल के बाद यील्ड नहीं बढ़ेगी, नाइट्रोजन हम फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी यील्ड नहीं बढ़ रही है, फिर हमने और नाइट्रोजन डाल दी तो अब क्या हो जाएगा, यील्ड डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है लॉजिंग हो जाए, सक्लेंसी हो जाए, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ही ना हो, सॉल्युबल फॉर्म में रहे। तो इस तरह से टॉक्सिसिटी शो करके यील्ड का रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रेंट कंटेंट बढ़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हिडन हंगर क्या कंडीशन है, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए यहां पे न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहां से ये बढ़ रहा है, लेकिन यील्ड नहीं बढ़ रही है। तो ये जो लिमिट है, जो ये जो लेवल है सफिशिएंसी का लेवल, किसी न्यूट्रिएंट के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए कम होता है। तो इस लेवल का जो ये जो जितना ज़्यादा लेवल होगा तो प्लांट टॉलरेट कर रहा है, टॉक्सिसिटी को उतना ज़्यादा टॉलरेट कर रहा है। तो किसी के लिए ये नैरो हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहीं पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का ये लग्जरी कंजम्पशन है। यहां पे ये लग्जरी कंजम्पशन मतलब उसको जरूरत नहीं है प्लांट को, फिर भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कोई भी यील्ड में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये कहलाता है लग्जरी कंजम्पशन, व्हेन प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट बट डू नॉट शो रिस्पॉन्स इन यील्ड। तो अब ये देखिए, अगर किसी न्यूट्रिएंट के लिए ये लेवल ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स बहुत देर में आएंगे। अगर किसी के लिए ये नैरो है, मतलब तुरंत ये ग्राफ जाने का यहाँ नीचे से यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, इधर से डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, सफिशिएंसी जोन बहुत नैरो होगा, और जैसे ही न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तुरंत उसमें टॉक्सिसिटी आएगी। तो देखिए ये जो लेवल है सफिशिएंसी लेवल, ये पोटेशियम के लिए बड़ा हाई है। पोटेशियम के लिए क्यों? पोटेशियम देखिए क्या है कि किसी भी सेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, किसी भी जो कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर होते हैं या लिपिड या प्रोटीन बनती है उसका ही पार्ट नहीं, और ये पूरे प्लांट में मूव करता रहता है। वैक्यूल में करेगा, साइटोप्लाज्म में करेगा, सेल सेप में आ जाएगा, स्टोमेटा में चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मूव करता रहता है और किसी के साथ बहुत इंटरफेयर नहीं करता है, और ये K+ फॉर्म में एज सच ये प्लांट के अंदर मेंटेन रहता है। इस कारण से इसकी टॉक्सिसिटी बहुत देर में शो होती है, और इवन इसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लीफ से भी लीच कर जाते हैं। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, पूछा जा सकता है किसी एग्जामिनेशन में कि जो लीफ से लीच कर जाए, पत्तियों से जो है इसकी लीचिंग बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लग्जरी कंजम्पशन किसके लिए होता है? पोटेशियम के लिए होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए लग्जरी कंजम्पशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ग्राफ फिर यहाँ से डाउन होना शुरू हो जाता है और टॉक्सिसिटी आ जाती है। खासतौर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सफिशिएंसी जोन बहुत नैरो है, उनके लिए डेफिशिएंसी जोन भी बहुत नैरो है और सफिशिएंसी जोन भी नैरो है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट को एक लेवल से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तुरंत उसमें टॉक्सिसिटी आ जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन के केस में भी काफ़ी सफिशिएंसी लेवल है, नाइट्रोजन काफ़ी टॉलरेट कर लेते हैं प्लांट्स, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं करते। तो पूछा जा सकता है कि सफिशिएंसी जोन किसके लिए कम है? वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए सफिशिएंसी जोन की लेंथ बहुत कम है। तो आपको यहाँ दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक तो हिडन हंगर क्या है? हिडन हंगर वो न्यूट्रिएंट कंटेंट है जिसपे प्लांट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करें तो यील्ड रिस्पॉन्स होता है, यील्ड बढ़ती है। दूसरा आपको लग्जरी कंजम्पशन समझ में आया होगा। लग्जरी कंजम्पशन वो सफिशिएंसी जोन है कि जिसमें न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ता है, लेकिन यील्ड में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये लग्जरी कंजम्पशन किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। और क्यों है पोटेशियम के लिए, ये मैंने अभी आपको रीजन बताया। अब देखिए ये जो यील्ड बढ़ी, तो यहां जो मैक्सिमम यील्ड जहां पहुंचती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिमा या फिजिकल ऑप्टिमम या फिजियोलॉजिकल। तो ये जो यील्ड 100% यील्ड जहां हमको मिल रही है, ये पॉइंट जो है फिजियोलॉजिकल है। यहां मैं लिख दे रहा हूं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमम या फिजियोलॉजिकल मैक्सिमम या फिजियोलॉजिकल मैक्सिमम बोल देते हैं इसको कि मैक्सिमम जा रही है यहाँ पे यील्ड। तो ये लेवल भी है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमम है जहां हमें मैक्सिमम यील्ड मिल रही है। लेकिन जब हम एग्रोनॉमी में हम जब देखते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी देखते हैं कि हमने कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई किया, उसकी कॉस्ट क्या है, और जो हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाला उससे जो एक्स्ट्रा यील्ड बढ़ी उसका हमको कितना प्राइस मिला। तो हम कॉस्ट वर्सेस प्राइस देखते हैं कि जो हमने
फर्टिलाइजर डाला उसकी कॉस्ट कितनी आई, और जो प्रोड्यूस मिला, यील्ड मिली, उसकी प्राइस हमें कितनी मिली। तो जब ये कॉस्ट ज़्यादा होने लगती है तो हम नहीं डालते हैं, फर्टिलाइजर को रोक लेते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर चाहिए, मार्जिनल प्राइस के। तो जो ये हमारा एग्रोनॉमी वाला जो पॉइंट होता है, ये जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट है, या हम कभी कभी इसको फिजिकली बोल देते हैं, उससे नीचे रहता है। वो पॉइंट यहां आएगा। क्यों? इसके बाद न्यूट्रिएंट तो हमें डालना नहीं है, और यहां पे जो रहेगा यील्ड फर्दर बढ़ नहीं रही है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा इकोनॉमिक ऑप्टिमा। इकोनॉमिक ऑप्टिमा या इकोनॉमिक ऑप्टिमम पॉइंट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं। तो किसी एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं कि ये एक ग्राफ बना के ए बी सी डी की इकोनॉमिक ऑप्टिमा कहाँ है, ए टू बी है, बी टू सी है, सी टू डी है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि क्या ग्राफ होता है और उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट होगा वो हमेशा जो एग्रोनॉमिक यील्ड है या हमारी इकोनॉमिकल यील्ड है उससे ऊपर होगा, और हिडन हंगर उससे नीचे होगी, और डेफिशिएंट जोन और नीचे हिडन हंगर से नीचे डेफिशिएंट जोन होगी, और सबसे नीचे क्या होंगे, सीवियर और एक्यूट डेफिशिएंसी होगी, जहां से डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्टार्ट होने शुरू होंगे। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और यहां पे आके बिल्कुल डेफिशिएंसी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे हिडन हंगर पे आके, लेकिन प्लांट्स में अभी भी न्यूट्रिएंट की कमी है। तो ये मैंने आपको बताया। अब एक अलग कंसेप्ट है स्टीनबर्ग इफेक्ट, जिसे हम पाइपर स्टीनबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, या डाइल्यूशन इफेक्ट भी इसे कहते हैं हम लोग। देखिए, ये जो मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था, ये यील्ड वर्सेस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट था। ये हमने इसी तरह से बनाया था, ये इस तरह से चला, ये ग्राफ इस तरह से आया, और ये आ गया, ये यील्ड आ गई, परसेंटेज यील्ड, और ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट, न्यूट्रिएंट इन प्लांट। तो इसके अभी हमने कई पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जहां पे ये क्रिटिकल लेवल था, ये क्रिटिकल लेवल था, ये क्रिटिकल लेवल था, और यहां देखिए ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है बहुत कम है यहां। तो जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ता है, यील्ड बढ़ती है। लेकिन जब न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम है, प्लांट हम ऐसे मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, सॉइल में, ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम है, मतलब सिचुएशन कहां पे है, यहां पे है। और ऐसी कंडीशन में जब हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन देंगे या फास्फोरस देंगे या पोटेशियम देंगे, जिसकी डेफिशिएंसी उस न्यूट्रिएंट को दें, तो प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिल गया। अभी उसको रिक्वायरमेंट थी न्यूट्रिएंट की, नहीं मिल रहा था, और जैसे ही उसे न्यूट्रिएंट मिला तुरंत उसने ग्रोथ बहुत तेज करी। तो रैपिड, वेरी बहुत तेजी से फास्ट ग्रोथ होती है। तो क्या होता है, ड्राई मैटर बहुत तेजी से बनता है, और न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पे जो आएगा, ये उल्टा शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए ग्रोथ बढ़ रही है, ऐसे चलेगा ग्राफ, ग्रोथ ये ऐसे ऊपर को चलेगा, ग्रोथ बढ़ रही है ऊपर को, लेकिन ये देखिए ये न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो रहा है। इस वाली डॉटेड लाइन को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए ग्रोथ ऊपर को बढ़ रही है, लेकिन न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता जा रहा है, इधर को कम होता जा रहा है। पहले न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ था, अब न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ आ गया, और ग्रोथ जो पहले यहाँ पे थी बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई। इस स्टेज के बाद फिर जो है ग्रोथ बढ़नी शुरू होगी। तो ये जो एरिया है याला, इसको मैं दिखा, ये वाला एरिया, कि जब न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम है और हमने वो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो जैसे ही ड्राई मैटर बहुत बनता है और न्यूट्रिएंट उसके कंपैरिजन में, ड्राई मैटर के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टीनबर्ग इफेक्ट, स्टीनबर्ग इफेक्ट, या इसको बोलते हैं पाइपर स्टीनबर्ग इफेक्ट, पाइपर स्टीनबर्ग इफेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं पीएस इफेक्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि ग्रोथ क्या हुई, बहुत तेजी से हुई। मान लीजिए कि इनिशियली ग्रोथ क्या थी,
मान लीजिए इनिशियल ग्रोथ थी 20 ग्राम, मान लीजिए 20 ग्राम ड्राई मैटर था और न्यूट्रेंट उसके अंदर 1 ग्राम था, मान लेते हैं, बहुत वैसी लो सिचुएशन थी प्लांट के अंदर। तो 20 ग्राम में 1 ग्राम न्यूट्रेंट हुआ, तो न्यूट्रेंट का कंसंट्रेशन क्या बना, 1/20 इंटू 100, दैट इज 5%। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने 1 ग्राम और बढ़ाया, 2 ग्राम ये हो गया, तो तुरंत इसकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और मान लीजिए ये ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है और 60 ग्राम हो जाती है। रैपिड ग्रोथ तभी होती है जब प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट है और उसे उस समय न्यूट्रेंट मिल जाए। जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब बहुत तेज हम लोगों को भूख लगती है और खाना मिल जाए तो हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट का लिविंग सिस्टम है कि जैसे ही उसको खाना मिला, मतलब न्यूट्रेंट मिला, उसने तेजी से ड्राई मैटर प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो अब यहां न्यूट्रेंट कंटेंट क्या हो जाएगा, 2/60 इंटू 100। तो ये आ जाएगा, निकाल लेते हैं इसको, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, तो ये आ जाएगा 3.33%। तो देखिए न्यूट्रेंट कंटेंट क्या हो गया, 5% से 3.33% हो गया। तो न्यूट्रेंट कंटेंट जो यहां 5% था, एकदम से कहां आया, ये यहां से एकदम तुरंत घट के 3.3 हुआ, उसके बाद न्यूट्रेंट कंटेंट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। न्यूट्रेंट का कंटेंट इन विद रिस्पेक्ट टू ड्राई मैटर क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टीनबर्ग इफेक्ट क्या होता है। और ये लेकिन तभी होता है जब प्लांट में न्यूट्रेंट कंटेंट बहुत कम है और उसको न्यूट्रेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, और ऐसे टाइम पे हम न्यूट्रेंट अप्लाई कर दें, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ड्राई मैटर प्रोडक्शन होगा। देखिए 20 ग्राम 20 ग्राम से एकदम 60 ग्राम हुआ, जैसे ही 1 ग्राम हमने बढ़ाया इसको, तो न्यूट्रेंट कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे न्यूट्रेंट हम देते जाएंगे, भाई एब्जॉर्ब करता जाएगा और यील्ड बढ़ती जाएगी। तो ये होता है डाइल्यूशन इफेक्ट। अब पूछा सकता है कि किस ग्राफ के किस पार्ट में डाइल्यूशन स्टीनबर्ग इफेक्ट होगा, इसके पार्ट कैसे नाम दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। मान लीजिए इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दिया, इसको ई दिया, इसको एफ दिया, मान लेते हैं इसको जी दिया। तो पूछा जा सकता है कि भाई ये स्टीनबर्ग इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी तक होगा। और पूछा सकता है कि हिडन हंगर कहाँ होगा, माना यहाँ इसको 1 पॉइंट और दे दिया, एल पॉइंट दे दिया, तो हिडन हंगर कहाँ होगा, एल डी में होगा, ठीक है। और टॉक्सिसिटी क्रिटिकल कहाँ होगा, एफ पे होगा। एक्यूट डिफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ होंगे, बी पे होंगे। तो ये इस तरह के, अगर आपको ग्राफ क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीनबर्ग इफेक्ट क्या है, या इसे पाइपर स्टीनबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि न्यूट्रेंट का कंटेंट ड्राई मैटर के साथ क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि ड्राई मैटर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो एक डाइल्यूशन इफेक्ट यह है जो यील्ड वर्सेस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट है। अरे एक दूसरा डाइल्यूशन इफेक्ट होता है जो विद द एज होता है। जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, 30 डेज के बाद 60 डेज हुई, फिर 80 डेज हुई, फिर 90 डेज हुई, उसमें भी न्यूट्रिएंट कंटेंट हम देखें परसेंटेज वाइज घटता है। इसको भी हम डाइल्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो यहां हमको समझना जरूरी है कि स्टीनबर्ग वाला डाइल्यूशन इफेक्ट क्या है और जो प्लांट एज के साथ न्यूट्रिएंट डाइल्यूट होता है वो डाइल्यूशन इफेक्ट क्या है। तो यहां पहले आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें कि स्टीनबर्ग इफेक्ट जो है जब बहुत लो कंसंट्रेशन हो तभी एप्लीकेबल होता है, और जो सिंपल डाइल्यूशन इफेक्ट है प्लांट एज के साथ, तो जैसे जैसे प्लांट एज बढ़ती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की अमाउंट तो बढ़ती है। अगर हम उसमें अमाउंट देखें, ग्राम में देखें, 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम इस तरह से बढ़ती जाएगी, लेकिन परसेंटेज वाइज हम निकालें, परसेंटेज किससे निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ड्राई मैटर, कि टोटल ड्राई मैटर कितना है और न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना है। तो वो जो अमाउंट है इन परसेंटेज कम होती जाती है, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन इफेक्ट। तो क्यों होता है इसको देखते हैं, ये वाला डाइल्यूशन इफेक्ट देखते हैं विद द एज। तो डाइल्यूशन इफेक्ट विद एज, विद प्लांट एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी प्लांट की, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है उसमें न्यूट्रिएंट परसेंटेज इन प्लांट कम होगा।
अभी हमने जो स्टडी की थी हमने ये देखा था कि जब हम न्यूट्रेंट अप्लाई करते हैं, प्लांट जैसे जैसे न्यूट्रेंट लेता है यील्ड कैसे बढ़ती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे न्यूट्रेंट डालेंगे यील्ड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसे है देखते हैं, इसको समझते हैं कि देखिए जो प्लांट है जैसे 10 डेज का है, 20 डेज का, 30 डेज का है, तो क्या न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करते हैं स्टार्ट में। बाद में क्या है, रैपिड ड्राई मैटर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो फ्लावरिंग के बाद तो ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब होते नहीं है, लेकिन ड्राई मैटर प्रोडक्शन चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस होती रहती है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ड्राई मैटर बढ़ता है। तो अब ड्राई मैटर तो बढ़ रहा है और न्यूट्रिएंट कंटेंट उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, तो हम जब रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब परसेंटेज में निकालेंगे, तो भाई वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। समझते हैं, मान लीजिए प्लांट की एज 20 डेज आफ्टर सोइंग हम लेते हैं, 40 डेज आफ्टर सोइंग लेते हैं, 60 डेज आफ्टर सोइंग लेते हैं और 80 डेज आफ्टर सोइंग लेते हैं। और ये मान लेते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग है, यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और यहाँ मान लीजिए सॉफ्ट डफ स्टेज है, और ये मान लीजिए मैक्सिमम रैपिड जो वेजिटेटिव स्टेज है, रैपिड बहुत मैक्सिमम स्टेज है ये रैपिड वेजिटेटिव स्टेज, और ये जो है सीडलिंग स्टेज है। अब हम यहाँ 2-3 कॉलम बना लेते हैं। ड्राई मैटर कितना है और नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं कि नाइट्रोजन अपटेक कितना हुआ, और फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज प्लांट में निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देखिए अर्ली स्टेज है, ड्राई मैटर क्या है, कम रहेगा। मान लीजिए यहाँ ड्राई मैटर 10 ग्राम है और जो नाइट्रोजन का अपटेक है मान लीजिए 2 ग्राम हुआ, मान लीजिए, क्योंकि शुरू में तो नाइट्रोजन का अपटेक फास्ट होगा और ग्रोथ जो है स्लो होगी। तो कितना आएगा, 2/10 इंटू 100, दैट इज ये आ गया उससे 20%। हालांकि ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि इतना ये हो गया, ठीक है। ये हालांकि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक मैं कैलकुलेशन में इसको बता दे रहा हूँ। हालांकि 20% नाइट्रोजन नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब 40 डेज आफ्टर सोइंग मान लीजिए कि ये जो ग्रोथ हुई अब रैपिड ग्रोथ होगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, और फास्ट ग्रोथ होने के बाद मान लीजिए ये आ गया 50 ग्राम इसका ड्राई मैटर हो गया 20 डेज में। लेकिन अपटेक में केवल ये अभी इसने बहुत ज़्यादा अपटेक नहीं किया, अपटेक मान लीजिए 10 ग्राम ही हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अपॉन न्यूट्रिएंट डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 2%, ठीक है। ये सॉरी ये कितना आएगा, ये 20% रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रैशनल बनाने के लिए इसको मान लीजिए 4 ग्राम है, ये 4 ग्राम हुआ, क्योंकि मेरे पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है और एक्चुअल वैल्यू से करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। मान लीजिए ये आपका हो गया 4 ग्राम, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4/50 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 8%। तो अब नाइट्रोजन कंटेंट कितना हो गया, 8% डाउन हो गया। अब क्या है, इसके बाद ड्राई मैटर प्रोडक्शन बहुत अब उतना तेजी से नहीं होगा, फिर भी होगा उसमें। मान लीजिए ये अब होता है 70 ग्राम, केवल 20 ग्राम बढ़ा। अब यहाँ क्या है, ये 55 ग्राम ही अब क्या है, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का अपटेक स्लो हो जाएगा क्योंकि अब उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है विद द एज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने की, और फ्लावरिंग के बाद उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो ये हो जाएगा 5/70 इंटू 100, तो ये अबाउट आ जाएगा 7% के आसपास आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आए इसकी निकल के, ये 7% के आसपास आएगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ये इसके साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो प्लांट की जैसे जैसे एज बढ़ती है न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता जाता है। तो ये वैल्यू रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल में लेने के लिए बताया है, इतना हाई कंटेंट नहीं होता है न्यूट्रिएंट का, इस बात को समझें, इसको रियल वैल्यू ना माने। ये दिखाने के लिए सिर्फ कि कैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट विद द एज कम हो रहा है। क्यों, ड्राई मैटर प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन न्यूट्रिएंट अपटेक विद द टाइम कम होता जाता है। तो अगर हम देखें प्लांट में तो देखिए न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें देखने की हैं कि अगर हम प्लांट में न्यूट्रिएंट कंटेंट देखें ग्राम में, तो देखिए 2 ग्राम से 5 ग्राम हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट तो बढ़ा है लेकिन परसेंटेज कम होती जा रही है। क्योंकि क्या है, शुरू में तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन कम था
फिर बहुत फास्ट हुआ, बाद में ड्राई मैटर प्रोडक्शन तो कंटिन्यू रहता है, लेकिन इन जनरल फ्लॉवरिंग के बाद न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होता, तो ड्राई मैटर तो बढ़ रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं बढ़ रहा है। इस कारण से विद रिस्पेक्ट टू ड्राई मैटर न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीजेज विद द प्लांट एज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अमाउंट बढ़ती है, जब उसने अपटेक कर लिया तो प्लांट के अंदर ही रहेगी नाइट्रोजन, चाहे अमीनो एसिड में रहे चाहे प्रोटीन में रहे, किसी में भी रहे। अमाउंट तो बढ़ेगी, उसका फिक्स हो जाएगी, कभी कम नहीं होगी। लेकिन उसका अगर पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन परसेंटेज डिक्रीजेस, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये डाइल्यूशन इफेक्ट प्लांट में होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें डाइल्यूशन इफेक्ट वाला, तो किसी अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और आपको क्लियर भी होनी चाहिए सारी चीजें। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसको हम बनाते हैं, ये मान लीजिए प्लांट एज है, प्लांट एज डेज में हम इसको दे रहे हैं, डेज आफ्टर सोइंग, और ये न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट को हम दो चीज उसमें ले सकते हैं, परसेंटेज में भी और ग्राम पर प्लांट में भी। अगर हम परसेंटेज में लिखें तो देखिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा, न्यूट्रिएंट इन परसेंटेज, कि उसकी परसेंटेज क्या होती जाएगी? विद द एज कम होती जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ड्राई मैटर तो बहुत तेजी से होता है और अपटेक उसके रिलेशन में उतना नहीं होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट देखें तो वो ऐसे चलेगा, ये है न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट ग्राम पर प्लांट। तो एक बार न्यूट्रिएंट प्लांट ने एब्जॉर्व कर लिया, अब तो प्लांट बॉडी के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन परसेंटेज में उसको हम देखें तो विद द एज घटेगा। तो ये मैंने कुछ आपको टर्म्स बताई। हिडन हंगर क्या होता है? प्लांट शो नहीं करता डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और न्यूट्रिएंट हम अप्लाई करें तो रिस्पॉन्स मिलता है। लग्जरी कंजम्पशन, एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन ईल्ड में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। और स्टीनबर्ग इफेक्ट, कि जब प्लांट में बहुत कम न्यूट्रिएंट कंटेंट हो उस समय हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर दें तो न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है। फिर मैंने आपको बताया डाइल्यूशन इफेक्ट विद द एज, वो था न्यूट्रिएंट कंटेंट इन ईल्ड। यह है डाइल्यूशन इफेक्ट विद द एज, कि जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता जाता है। इसका मतलब अगर हम नाइट्रोजन देख लें, पी देख लें, के देख लें, कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट हम देख लें, तो जो न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज 60 डेज पे होगा वो 80 या 90 डेज पे नहीं होगा परसेंटेज वाइज। अमाउंट वाइज तो ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट तो बढ़ती जाएगी, लेकिन अमाउंट बढ़ने के बाद फिक्स हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फर्दर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये ग्राफ जाकर के क्या हो जाएगा? फिर इस तरह से हो जाएगा कि एज बढ़ेगी, उसके बाद न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और लेकिन न्यूट्रिएंट कंटेंट भी एक बार जाकर के फिर क्या हो जाएगा, एक बार ड्राई मैटर एक बार फिक्स हुआ तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, उसके बाद डाउन नहीं होगा। अगर ड्राई मैटर बढ़ा तब ये डाउन होगा, अगर ड्राई मैटर फिक्स हो गया, मैच्योरिटी आ गई, फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको बताए ये कंसेप्ट। तो आप हो कि आपको क्लियर ना हुए हो तो इस लेक्चर को दोबारा से देखें, ध्यान से देखें इसको, और अगर आपको क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और इस लेक्चर को लाइक करें आपको अच्छा लगा हो तो, और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।